हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर ममता वर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे हूँ। हमने नेक्स्ट लाइव क्लास में रिलीफ फीचर्स ऑफ एशिया पढ़ाए थे, जिसमें हमने 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया था। पहला था उत्तर की निम्न भूमि और दूसरा था सेंट्रल माउंटेन्स एंड प्लेटो रीजन। अब हम बताने जा रहे हैं कि पामीर की गांठ से जो पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास में कि सेंट्रल माउंटेन्स एरिया के अंतर्गत कौन कौन सी रेंज पर्वतीय श्रृंखलाएं आती हैं। तो अगर हम इनकी दिशाओं के अनुरूप इसको डिवाइड करें तो पामीर की गांठ एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसे हम विश्व की छत के नाम से भी जान सकते हैं। इस पामीर की गांठ से चारों दिशाओं में 4 पर्वत श्रेणियाँ गई हुई हैं। पहले आपकी ये दक्षिणी पूर्वी पर्वत श्रेणी कह सकते हैं, जो दक्षिण और पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसमें मुख्य आती है हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी। ये हिमालय पर्वत श्रेणी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इसका जो अगर विस्तार हम देखें तो ये सिंधु नदी से लगा करके ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैली हुई है और ये धनुषाकार रूप में है। ये पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, पाकिस्तान से लगा करके आपके चीन तक ये पूरा एरिया, यहाँ पर सीमाएं इसकी कंप्लीट करती हैं और ये 3 पर्वत श्रेणियों में डिवाइड हो गई है। पहली आपकी महान हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसके जस्ट नीचे समांतर एक और गई है जो मैंने रेड लाइन से शो किया है, उसको ये लघु हिमालय के रूप में है। तीसरी जो ग्रीन से मैंने इंडिकेट किया है वो है शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी, या हम उप हिमालय पर्वत श्रेणी भी कह सकते हैं। ये तीनों जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनका जो निर्माण हुआ है वो क्रिटेशियस युग में, प्री कैम्ब्रियन, कई सारे युग हैं जो कंप्लीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें महान हिमालय पर्वत श्रेणी की, जो पश्चिम में आप यहाँ देख रहे हो, पश्चिम में सिंधु नदी है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये पूरा का पूरा एरिया, सबसे ऊपर वाली जो ब्लैक लाइन है वो हमारी महान हिमालय को शो करती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखें तो ये गंगा के मैदानी क्षेत्र से 150 किलोमीटर उत्तरी भाग में फैली हुई है। अब गंगा का उत्तरी मैदानी क्षेत्र, चूँकि जितनी भी नदियाँ हैं आपकी, चाहे हम गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियाँ हैं जो इसी हिमालय पर्वत श्रेणी से ग्लेशियर के माध्यम से निकली हुई हैं। तो इसका जो विस्तार है वो गंगा के मैदानी क्षेत्र से 150 किलोमीटर उत्तरी भाग में है। अगर चौड़ाई के हिसाब से देखें तो इसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई अगर देखें तो ये इसकी औसत जो हाइट होती है वो लगभग 6100 मीटर के आसपास है। और इसका जो इसमें जो रॉक्स, इसका जो निर्माण हुआ है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर तृतीय युग की आर्कियन युग की चट्टानें हैं और ये चट्टानें ऐसी हैं जो स्थानांतरित होकर आई हैं। यहाँ की चट्टानें नहीं है, बल्कि वो दूसरे क्षेत्र से अवसाद के माध्यम से यहाँ आई हैं। और इसका अगर रॉक्स के हिसाब से देखें तो इसमें पूरे एरिया में आपकी आग्नेट ग्रेनाइट चट्टानें मिल रही हैं, शिस्ट है, नीस है और यहाँ पर अवसादी सेडिमेंट तो है ही, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो तेथिस सागर में डिपॉजिट के कारण हुआ है। तो यहाँ पर शिस्ट, नीस और अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसके समानांतर आप ये देख रहे हो, ये हमारी लघु हिमालय श्रेणी है जिसको हम
मध्य हिमालय के नाम से भी जान सकते हैं। मध्य हिमालय के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक या उप हिमालय के उत्तर में फैली हुई है। तो इस बीचों बीच में दोनों तरफ से हुआ पर्वत श्रेणियों द्वारा घिरी हुई है, तो ये इसको हम मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 60 से 80 किलोमीटर है और ऊंचाई लगभग 3500 से 4000 मीटर के अंतर्गत है। इस एरिया की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें सेडिमेंट तो पाया जाता है, लेकिन वो सेडिमेंट में किसी तरह के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसलिए अगर हम कहें कि इसकी जो रचना हुई है जो जीवाश्म रहित अवसादी चट्टानों से हुई है, और क्या कहते हैं इसमें स्लेट चट्टान भी पाई जाती है और परिवर्तित चूना पत्थर और क्वार्टजाइट चट्टानों से मिल करके इस पूरे एरिया का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हमारी जो इसके साउथ में जो एक और पर्वत श्रेणी आती है जिसको हम शिवालिक या उप हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जान सकते हैं। इसका जो विकास है आप यहाँ देख रहे हो, पाकिस्तान में पोटवार बेसिन से लेकर के ब्रह्मपुत्र घाटी तक इसका जो विस्तार फैला हुआ है। और अगर हम ये देखें कि इसका विस्तार सर्वाधिक जो विस्तार है वो हिमाचल के अंतर्गत है और लगभग 50 किलोमीटर एरिया ऐसा है, किलोमीटर क्षेत्र में ये हिमाचल में पाई जाती है। और अरुणाचल में इसकी जो विस्तार है वो बहुत कम हो गया है, 15 किलोमीटर है। अगर हम इसके आगे और जाएं तो सिक्किम के आसपास देखें तो वहाँ पर ये पूरी तरह से ये पर्वत श्रेणी अपर्दित हो गई है और अपर्दित होने के कारण ये वहाँ पर इसका विस्तार इतना दिखाई नहीं देता है। और औसत ऊंचाई की अगर दृष्टि से हम देखें तो ये लगभग 6000 से 1500 मीटर है। तो इस प्रकार हिमालय की जो पामीर की गांठ से जो फर्स्ट हमारी जो जाती है वो दक्षिणी पूर्वी पर्वत श्रेणी है जो 3 पार्टों में डिवाइड हो गई है। और ये अगर हम कहें कि पामीर की गांठ से सबसे विस्तृत एरिया में ये पर्वत श्रेणी हमारी फैली हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा आता है कि पूर्व की ओर जो पर्वत श्रृंखला गई है वो कौन सी है। तो पूर्व की ओर जो पर्वत श्रृंखला आप ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा मैंने जो ग्रीन से इंडिकेट किया है, ये वाला पोर्शन है, ये पूरा हमारा पूर्व की ओर फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसमें पामीर की गांठ से ये दक्षिण में कराकोरम और उत्तर से प्रारंभ होकर पश्चिम से पूर्व की ओर ये आप देख रहे हैं यहाँ कुनलुन पर्वत श्रेणियाँ हैं, थ्यांशान है। और इसके अगर और उत्तर में चले जाते हैं तो ये अल्ताई तांग है और यहाँ ये आपके चीन से उधर जाती हुई ये खिंगन पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो हमारे इसके पूर्व दिशा में मुख्य रूप से आपकी अल्ताई तांग, ग्रेट खिंगन, थ्यांशान, कुनलुन ये पर्वत श्रेणियाँ हमारी पूर्व की ओर फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं। और इसकी अगर ऊंचाई देखें तो कराकोरम की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई है, लगभग 8000 मीटर ऊंची है। तीसरी हमारी जो आती है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर जो पर्वत श्रेणियाँ आप ये देख रहे हो, ये ब्लैक से मैंने पूरा इंडिकेट किया हुआ है। पश्चिम की ओर जो फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ वो लगभग हमारी, हम टर्की से मान सकते हैं इसको, टर्की के से लगा करके, और ये आपका पूरा पामीर की गांठ से मिल करके जा रही है। तो यहाँ पर पश्चिम की ओर ये काकेशस जो पर्वत श्रेणी है जो आपके काला सागर और कैस्पियन सागर के बिल्कुल ठीक मध्य में ये पर्वत श्रेणी जो दिख रही है, ये काकेशस पर्वतमाला है जो हाइट के हिसाब से अगर देखें तो 1206 किलोमीटर ऊंची है। कैस्पियन सागर से जस्ट लगी हुई आपकी वो पामीर की गांठ से सीधी यहाँ पर जो मिल रही है वो एलबुर्ज पर्वत श्रेणी है, ये भी पश्चिम की ओर फैली हुई है। यहाँ से एलबुर्ज से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी ये उत्तर में एलबुर्ज से अगर हम इसको बांट दें तो उत्तर की ओर की जो पर्वत श्रेणी है वो क्या कहते हैं आपकी पोंटिंग के अंतर्गत आती है, पोंटिंग पर्वत श्रेणी है। और दक्षिण में
आपकी नहीं, ये क्या कहते हैं, ये जो यहाँ से एल्बुर्ज जो पर्वत श्रेणी है उसके ठीक जस्ट बगल में आर्मीनिया की गांठ है, और इस आर्मीनिया की गांठ से सीधे आकर के यहाँ पर अनातोलिया का पठार है। ये अनातोलिया का पठार, ये दो पर्वत श्रेणियाँ हैं बीच में पाई जा रही हैं, एल्बुर्ज से लगी हुई जो आगे बढ़ रही हैं। इसमें आपकी उत्तर की ओर पॉन्टिंग है और दक्षिण की ओर टारस पर्वत श्रेणी है। टारस और पॉन्टिंग के बीच में ये अनातोलिया का पठार है, जिसको हम ईरान का पठार भी कह सकते हैं। नॉट ईरान का, अनातोलिया का पठार, ईरान का पठार हमारा ये आर्मीनिया की पठार को हम ईरान का पठार कह सकते हैं। यहाँ से और आप दक्षिण में जाएंगे पश्चिम की ओर तो ये जैग्रोस पर्वत श्रेणी है। ये जैग्रोस पर्वत श्रेणी यहाँ पर जा कर के इसकी ईरान के पठार की सीमा को निर्धारित करती है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर भी एक विस्तृत पर्वतमाला फैली हुई है, पश्चिम की ओर भी एक विस्तृत पर्वतमाला फैली हुई है, और पूर्व की ओर भी एक विस्तृत पर्वतमाला फैली हुई है। नेक्स्ट आपकी आती है दक्षिण और पश्चिम में। तो यहाँ पर आप ये नीचे के जो डायग्राम है ये आप देख रहे हो, ये दक्षिण पश्चिमी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये वैसे विस्तार की दृष्टि से अगर देखें तो इतनी कंजेस्टेड नहीं है जितनी आपकी ये हमारी पश्चिमी और पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ। यहाँ पर केवल दो पर्वत श्रेणियाँ ही हैं, पामीर की घाट से निकली हुई है, पेरी सुलेमान है जिसकी हाइट लगभग 3300 मीटर के आसपास है, और दूसरी किरथर है। ये उत्तर की ओर फैली हुई है सुलेमान, और इसके साउथ में किरथर पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं आप ये देख रहे हो कि पूरा का पूरा एरिया मध्य एशिया के मध्य भाग में पूरा पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। और जैग्रोस की अगर ऊंचाई देखें तो जैग्रोस की क्योंकि ये जैग्रोस की जो पर्वत श्रेणियाँ आप ये देख रहे हो ईरान के पठार की एक सीमा को निर्धारित करती है, और इसकी ऊंचाई है लगभग 3750 मीटर। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि ये चारों दिशा में पामीर की घाट ऐसी है जो चारों दिशा में पर्वत श्रेणियों को जहाँ से निकलती हैं और आगे की ओर विस्तृत होती चली जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हिमालय जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। तो एक्चुअली में इसका जो ओरिजिन है वो हम के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए, जिसमें आपका वैगनर की थ्योरी है, जॉली और होम्स की थ्योरी है, डेली की थ्योरी है, कई लोगों की थ्योरियाँ इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन अगर हम देखें तो महाद्वीपीय विस्थापन से अगर हम जोड़ें तो सबसे पहले हमारा जो महाद्वीप था, महाद्वीपीय भाग था, पूरा का पूरा एक साथ मिला हुआ था। ना तो एशिया अलग था, ना यूरोप अलग था, और ना ही अमेरिका। सारा पार्ट्स हमारा आप ये देख रहे हो जो लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व की ये स्थिति आप इस डायग्राम में देख रहे हो। ये जो ब्लैंक भाग है जो वाइट दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा महाद्वीपीय भाग है। ये पूरा महाद्वीपीय भाग एक स्थलखंड था जिसको पेंजिया के नाम से जानते थे, और इसके चारों ओर जो डॉट 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 है ये इसको हम जलीय भाग के नाम से जानते हैं, जिसमें विशेषकर पूरे के पूरे महासागर आते थे, जिसे हम पैंथालासा कहते थे। तो 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये सारे के सारे महाद्वीप एक साथ मिले हुए थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें खिसकाव की क्रिया शुरू हुई और महाद्वीपों का विस्थापन होना शुरू हुआ, जिसमें आपका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, प्लवनशीलता का बल काम करता है। तो ये सारे बल लगने के कारण महाद्वीपों का जो वर्तमान जो स्ट्रक्चर है और जो पूर्व का स्ट्रक्चर है धीरे धीरे बदलता गया। नेक्स्ट इसके नीचे आप देख रहे हो 15 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति ये थी कि पूरा जो पेंजिया था वो दो भागों में बट गया। इसका ऊपर का भाग जो था वो अंगारा लैंड के नाम से जाने लगा, और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाने लगा। अंगारा लैंड में विशेषकर आपका पूरा उत्तरी भाग आ जाता है महाद्वीपों को, जिसमें आपका रूस आ जाता है, यूरोप आ जाता है, उत्तरी अमेरिका आ जाता है, और साउथ के भाग में हमारा दक्षिणी अमेरिका
भारत प्रायद्वीपीय और चीन के पठार, हिंद चीन का पठार, ये पूरा का पूरा एरिया जो था हमारा गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता था और भूमध्य रेखा इसके 2 पार्टों में डिवाइड हुई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका जो डिवाइडेशन हुआ था, इस डिवाइडेशन के पीछे एक हमारी एक भू अवनति थी जिसको हम तैतीस सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ मैंने नीचे वाले डायग्राम में इसको दर्शाने का प्रयास किया है। इसके बाद फिर और परिवर्तन आया, विस्थापित आगे और उत्तर की ओर खिसकने लगे, पश्चिम की ओर, उत्तर और पश्चिम दोनों ओर खिसकने लगे महाद्वीप। परिणाम क्या हुआ कि ये यूरोप और एशिया और ये धीरे धीरे और अलग होने लगे और वर्तमान जो स्थिति है उससे थोड़ी सी भिन्न स्थिति में ये दिखाई देने लगा। आप देख रहे हो यहाँ पर कि जहाँ ये दोनों पहले मिले हुए थे, उत्तरी अमेरिका और एशिया आपस में कोई अंगारा लैंड में सारा मिक्स था, वहीं आज ये उत्तरी अमेरिका धीरे धीरे अलग हुआ, यूरोप और एशिया एक साथ मिले हुए थे। ये यूरोप एशिया तो बाद में इनको, पहले ये महाद्वीप दोनों आपस में जोड़े हुए थे और हम इसको यूरेशिया के नाम से जानते थे, लेकिन एट प्रेजेंट ये दोनों अलग महाद्वीप अलग हो गए हैं। वैसे वास्तव में अगर देखा जाए तो इनके बीच में कोई सीमा भी नहीं है, इसके अंदर कोई नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है, केवल एक कृत्रिम बाउंड्रीज बना दी गई है जो हमारा आल्प्स पर्वत के, यूराल पर्वत के थ्रू और क्या हमारा ये ब्लैक सी और कैस्पियन सागर, इनके माध्यम से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इसको। इसके बाद लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी ये स्थिति हो गई और वर्तमान स्थिति में क्या हुआ कि भूमध्य रेखा हमारे ये अफ्रीका से होकर के गुजर रही है और इन दोनों के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये भू अभिनति है। इस भू अभिनति में जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, महाद्वीप जब विखंडित हुए, तो उस विखंडन के परिणाम स्वरूप उसके अंदर जो पदार्थ था, जो उसकी टूटने से या विखंडन से जो मलबा था, वो इस तैतीस सागर में धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगा। और जब ये मलबा डिपॉजिट हुआ तो आप ये देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, जब ये उसमें डिपॉजिट हुआ तो ये जो तली है भूसन्नति की, वो धीरे धीरे नीचे की ओर धंसती गई और ऊपर जाकर के इसमें ये मलबा ऊपर नीचे की ओर धंसता गया और ये तली धीरे 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 पूरी भर गई और भरने के बाद ये ऊपर उठना इसका शुरू हो गया। तो ये जो इसका जो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन युग में लगभग आज से 57 करोड़ वर्ष पहले का जो युग था, जिसे हम प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जानते हैं, उसी समय भारत में 2 बलित संरचनाओं की विकास हो गया था। और ये 2 बलित संरचनाएं थीं, एक हमारा यहाँ पर अरावली पर्वतमाला और दूसरा था हमारा पश्चिमी घाट। ये दोनों पर्वतमालाएं हमारी 57 करोड़ वर्ष पहले बन चुकी थी और इसीलिए इन दोनों पर्वतमालाओं को हम भारत की प्राचीनतम पर्वतमालाओं की या प्राचीनतम भूखंडों के रूप में जानते हैं। अरावली हिमालय की अगर उत्पत्ति की बात करें तो लगभग आज से 65-70 मिलियन वर्ष पुरानी ये स्थिति है, जिस समय कैम्ब्रियन और ओर्डोविशियन काल के प्रारंभ में एक संचलन हुआ था। ये जो संचलन हुआ था ये प्री कैम्ब्रियन युग का था और ओर्डोवियन ये इसका अंत था और इसका प्रारंभ था। ये इस समय में एक सबसे पहली जो संचलन अवधि इसको हम कह सकते हैं और इस संचलन अवधि के बाद कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं आया। हिमालय के स्थान पर कार्बोनिफेरस युग में ये आप देख रहे हो, कार्बोनिफेरस युग हमारा जो था वो लगभग आज से 335 मिलियन वर्ष पूर्व था। उस समय एक तैतीस सागर, मैंने कहा ना ये तैतीस सागर ये भूसन्नति थी या भू अभिनति हम इसको कह सकते हैं। इसमें इसके उत्तर की ओर का जो भाग था, मैंने इसमें कहा ये देख रहे हो आप अंगारा लैंड, और इसका दक्षिण का भाग था गोंडवाना लैंड। इसके ऊपर खिसकने लगा ये दोनों, ये गोंडवाना लैंड जब धीरे धीरे ऊपर खिसका तो तैतीस सागर में अवसाद जमा होने लगे। अब यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हो
ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, ये इंडिया। और ये आप देख रहे हो धीरे धीरे ये उत्तर की ओर खिसकता चला जा रहा है। 70 बिलियन वर्ष पहले ये इंडिया के जो लोकेशन थी, जो लैंड मास था, वो थोड़ा सा उत्तर की ओर खिसका। 50 बिलियन वर्ष पहले ये और ऊपर की ओर खिसक गया। और आज की जो स्थिति है, आज ये जो यहाँ की जो स्थिति हम देख रहे हैं, इंडिया की जो लोकेशन है, वो आज इस तरह की है। तो ये तीनों में आप देख रहे हो धीरे 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 ये उत्तर की ओर खिसकता चला जा रहा है। तो इसके उत्तर की ओर खिसकने के कारण जो मलबा था तैतीस सागर में डिपॉजिट होता गया, और डिपॉजिट होने से वो आप देख रहे हो यहाँ पर तली एकदम ऊपर की तरफ पूरा टोटली इसका पूरा तला भर गया है, और ये ऊपर की ओर। और ये माना जाता है कि इसमें जो जो अवसाद था, वो अवसाद बंद होने का क्रम था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और वो पूरी की पूरी तरह से ओवरलैप हो गई पूरी। तो ये जब इसमें अवसाद जमा हो गया, तो उस अवसाद के कारण ये जो 33 सागर में क्या था, संचलन पड़ना, उसमें फोल्ड पड़ना शुरू हो गए, उसमें मोड़ पड़ना शुरू हो गए, और जिसके कारण ये पूरा का पूरा 33 सागर था वो क्रिटेशियस काल में इसका जो डिपोजिशन का जो कार्य था वो पूरी तरह से बंद हो गया, और वहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। तो अगर हम देखें तो कैन्योजोइक महाकाल से टर्सरी युग में हिमालय की उत्पत्ति हो गई। तो इस तरीके से अगर हम युग के हिसाब से इसको देखें तो किस युग में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं महान हिमालय की। तो महान हिमालय की जो उत्पत्ति, ये यहाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये विस्थापन सिद्धांत के अनुसार है। एक और नियम है कि हिमालय पर्वत की जो संरचना हुई है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। उन दोनों के कारण एक भूसन्नति अलग से उत्पन्न हो गई, और वही भूसन्नति हमारे हिमालय पर्वत या पर्वतीय माला के रूप में दिखाई देती है। तो भारतीय भूखंड जब यूरेशियन भूखंड से लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पहले द्रास नामक स्थान पर यह टकराया था, और इस टक्कर से पूर्व इंडियन प्लेट की जो गति थी वो लगभग 15 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष थी। मतलब उसको आगे बढ़ने की जो गति थी वो 15 सेंटीमीटर की दर से प्रतिवर्ष आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, इंडियन प्लेट जैसे ही यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इसकी गति में परिवर्तन हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से इस समय मूव कर रही है। हालांकि इसके बारे में लोगों के विचार अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो हमारे महान हिमालय के विकास की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो ये इयोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी जो आपका जो लघु हिमालय है, इसका जो निर्माण हुआ था वो ओलिगोशीन युग में हुआ था, जो लगभग 3.8 से 2.5 करोड़ मिलियन वर्ष पहले की बात है। और सबसे बाद में जो संरचना जो बनी थी वो शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी की हुई थी, और इसका जो निर्माण हुआ था वो मायोसीन युग में हुआ था। तो सबसे पहले जो निर्माण जो हुआ वो महान हिमालय का हुआ। उसके बाद आपकी इसी के समानांतर लघु हिमालय निर्मित हो गई, और सबसे लास्ट में जाकर के ये हमारी शिवालिक पर्वत श्रेणी मायोसीन युग में हुई। अब अगर हम बात करें तो कैम्ब्रियन युग से लगाकर या क्रेटेशियस युग से लगाकर लगातार ये हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का क्रम ये चलता रहा है। और अगर इस क्रम को देखें तो ये प्रक्रिया इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन काल तक लगातार चलती रही है। और अगर हम ये सोचें कि अभी बंद हो गई, तो ये क्रिया आज भी निरंतर चल रही है, और वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो 7.5 से लगा करके 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से ये महाद्वीप, ये पर्वत श्रेणी निरंतर ऊंची उठती जा रही है।
तो ये क्रिया हम ये नहीं कह सकते कि बंद है, आज भी महाद्वीप उत्थान कर रहा है, आज भी निर्मित हो रहा है। आज भी हिमालय पर्वत के आसपास जो झीलें हैं, जो लेक्स हैं, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल हम मानसरोवर झील को ले सकते हैं, तो ये निरंतर डिपॉजिट होती रही है। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि जब भी कोई भाग ऊपर उठता है या उत्थान करता है तो प्रकृति की अनेकों क्लाइमेटिक फैक्टर ऐसे हैं जो उस पर अपर्दन क्रिया शुरू कर देते हैं। और उस अपर्दन, जब किसी चीज़ का अपर्दन होता है तो उसका जो निक्षेपित पदार्थ होता है हमेशा समुद्र तली में ही हमारे सबसे निम्न तक भूभाग में जमा होता रहता है। और वो उसके जमा होने से एक भाग तो जो निरंतर घट रहा है, दूसरी ओर से वो भाग ऊपर उठता चला जा रहा है। ये डेविस का नियम भी है। डेविस का हम अगर भौगोलिक चक्र का नाम दें तो उसमें ये क्लियर हो गया है कि हमेशा भूखंड पर, चाहे वो उत्थित भूखंड पर हमेशा अपर्दन क्रिया होती है और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। तो आज भी मानसरोवर आसपास की हिमालय पर्वत की जो झीलें हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं और वो निरंतर ऊपर की ओर उठता चला जा रहा है। तो आज के हमने इस लाइव लेक्चर में हमने पूरा ये समझाने का प्रयास किया कि पामीर की गांठ से कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं और उनका विकास कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके अंदर कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं और हिमालय पर्वत का उत्थान कैसे हुआ। थैंक यू।